आज हम लोग स्कूल में जो क्लास 9 का साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जिसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग बताए थे कि बाइक ये समय जो होता है वो दूरी को जो मापता है वो यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ओडोमीटर, और स्पीड को जो नापता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। तो यहाँ पे जो दूरी माप रहा है वो जो दूरी का जो रीडिंग देता है वो क्या है, यहाँ पे तुम्हारा ये ओडोमीटर। तो ओडोमीटर हो गया तुम्हारा ये दूरी को जो मापने वाला यंत्र है, ये हो गया तुम्हारा ओडोमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन कि यदि किसी पिंड के ऊपर की ओर फेंका जाए, तो कोई पिंड है उसको हम कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर। तो कोई पिंड को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ये ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो पिंड जब ऊपर की ओर जा रहा है तो अर्थ क्या करेगा, अर्थ जो है वो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगाएगा, नीचे की तरफ, जी एक्सेलरेशन से। तो उस पर जो लग रहा है कि गुरुत्वीय बल किधर लगेगा, गुरुत्वीय बल उस पर किधर लगेगा, दिशा की गति, गुरुत्वीय बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी। तो गुरुत्वीय बल की जो दिशा होगा वो गति की दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा। यहाँ पे गुरुत्वीय बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत में होगा, यहाँ पे गुरुत्वीय बल की दिशा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी के किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। तो 30 न्यूटन का हम लोग बल लगा रहे हैं, उस पर कितना है, 2 सेकंड तक कार्य कर रहा है, किस पे, 5 केजी की वस्तु पे। तो उसके द्वारा त्वरण कितना होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सिंपल हम लोग क्या लगाएंगे, F इक्वल टू एम ए। तो F इक्वल टू एम ए हो गया, फोर्स कितना हो गया, 30 न्यूटन। तो फोर्स का वैल्यू हो गया 30 न्यूटन, मास हो गया यहाँ पे कितना, 5 केजी, और एक्सेलरेशन ए। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फोर्स का है मान वो हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है। तो विस्थापन भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, भार भी सदिश राशि है, mg, भार क्या हो गया, mg, तो सदिश राशि है। लेकिन चाल क्या है, सदिश राशि नहीं है। तो स्पीड यहाँ पे क्या होगा, सदिश राशि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्तीय गति में क्या होता है। तो वृत्तीय गति में क्या है, गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, हम लोग वृत्तीय गति एक सर्कल हम लोग बनाते हैं, तो सर्कल में क्या होता है कि अगर हम एक वृत्त बना लेंगे तो इसमें अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी इधर होगा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी इधर होगा। उसका क्या होता है, टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, गति की दिशा क्या रहता है, बदलती रहती है। तो इसमें गति की दिशा हमेशा क्या होता है, बदलती रहती है। इसमें वृत्तीय गति में गति की दिशा हमेशा क्या होता है, बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, एक समान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट रहता है, पर डायरेक्शन में चेंज होने के कारण वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो जो चेंज होता है उसको हम लोग चर कहते हैं, और जो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग अचर बोलते हैं। तो चाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचर, और वेग क्या हो जाएगा, चर। तो चाल जो है वो अचर है और वेग क्या है, चर। तो ये कौन ऑप्शन में है, 4 नंबर ऑप्शन में। सदिश का परिणाम कभी नहीं होता है। तो सदिश का जो परिणाम है वो कभी ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं फोर्स लग रहा है, अगर हम बोल रहे हैं -5 न्यूटन आई कैप बोल रहे हैं, अब -5 न्यूटन आई कैप बोल रहे हैं, तो फोर्स तो 5 न्यूटन ही बोलेंगे, लेकिन माइनस ये जो है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन के साथ। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 माइनस आई कैप बोलेंगे। तो ये माइनस कभी नहीं होता है, वो डायरेक्शन के साथ ऐड हो जाता है। यदि ईस्ट बोला गया है या -5 न्यूटन ईस्ट बोल दिए, तो -5 न्यूटन ईस्ट बोले हैं, मतलब फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है, और माइनस है तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो फोर्स किधर लग रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए क्या होगा, कभी भी सदिश का परिणाम क्या होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो पाएगा। तो सदिश का परिणाम जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। चलो, तो अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो अगर विस्थापन शून्य है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी भी शून्य होगा, क्योंकि अगर मान लो कि कोई सर्कल में मूव कर रहा है, तो अगर कोई सर्कल में मूव कर रहा है तो जहाँ से स्टार्ट किया फिर वहीं पहुँच गया, तो फिर क्या हुआ, उसका विस्थापन तो 0 हो गया, पर उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, 2πr होगा। तो किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो तय की गई दूरी शून्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर रुका हुआ है तो विस्थापन भी 0 होगा, दूरी भी 0 होगा। तो ये क्या होगा, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। वेग का मात्रक जो है वो
निम्नलिखित में से कौन है? तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो वेग का मात्रक यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 1 न्यूटन किसके बराबर है? तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा यहाँ पर? तो फोर्स बराबर F बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के जगह पर क्या होगा? न्यूटन। यहाँ 1 न्यूटन बोल रहा है, तो यहाँ पे ये केजी में लेना होगा और ये लेना होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये आंसर यहाँ पे गलत दिया है। केजी बाई नहीं होगा, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। केजी बाई नहीं होगा, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया है, तो 1 ऑप्शन ही होगा, लेकिन केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे ग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दिया है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि 1 न्यूटन है। अगर यहाँ पर एक डाइन रहता, CGS में अगर डाइन यहाँ पे रहता तो हम लोग ग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया में क्या संबंध है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया में क्या संबंध है? ये क्या होता है कि दो अलग अलग बॉडी पे लगता है, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स क्या होता है? दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। अगर हम हाथ से दीवार पे मारें तो दीवार पे हम फोर्स लगाएं तो दीवार रिएक्शन किस पे देगा? हमारे हाथ पर देगा। तो ये क्या होता है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होता है वो दोनों क्या होता है? अलग अलग वस्तु पर लगता है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। तो एक्शन और रिएक्शन पर क्या होता है? भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट है एम द्रव्यमान की किसी वस्तु का वेग भी है तो उसका संवेग क्या होगा? तो उसका संवेग क्या होगा? mv। उसका संवेग होगा मास इंटू वेलोसिटी। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ पे संवेग होगा mv। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है? 70 kg द्रव्यमान के किसी वस्तु का किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो 70 kg द्रव्यमान का और उसका भार कहाँ पे पूछ रहा है? तो चंद्रमा पर क्या भार होगा? तो चंद्रमा पर भार क्या होता है? चंद्रमा पर जो g का मान होता है वो क्या होता है? 1/6 होता है। तो g/6 होता है वहाँ पे मान, तो g/6 होता है वहाँ पे मान। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो उसका जो मान होगा तो mg द्रव्यमान का मान, ये वस्तु का भार क्या होगा? तो भार हमको लिखना है तो क्या होता है? F बराबर mg होता है। तो यहाँ पे m इंटू क्या हो जाएगा? g/6। तो m इंटू g/6 हम लोग करेंगे तो मास यहाँ पे कितना हो गया? 70 और g का वैल्यू 10 और ये 6। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 700/6। 700/6 करेगा तो 114.3 आ जाएगा तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित द्रव्य में कौन अनिश्चित है? तो द्रव्य में क्या अनिश्चित रहता है? तो द्रव्य में उसका आकार क्या रहता है? अनिश्चित रहता है, एक निश्चित आकार का नहीं होता। उसको जिस बर्तन में डालते हैं उसी बर्तन का वो शेप ले लेता है, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? तो ठंडक। यहाँ पे वाष्पन होता है तो वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। क्या होता है? जैसे हम लोग चाय ये सब होता है तो वाष्प बन करके उड़ रहा है, उसमें से धीरे धीरे वो क्या होगा? ठंडा होगा। तो वाष्पन प्रक्रिया से क्या होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करेंगे तो गैस का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो गर्म करने से गैस का आयतन बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? तो इसमें कोलाइड जो होगा वो कौन होगा? कौन कोलाइड है? तो निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? तो यहाँ पे धुआं होगा कोलाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलाइड? तो चीनी का शरबत नहीं होगा, पीतल भी नहीं होगा, गोंद भी नहीं होगा, क्या होगा? धुआं। तो यहाँ कोलाइड कौन हो जाएगा? धुआं। तो सही आंसर धुआं। गोंद जो है वो गलत आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धुआं। धुआं जो है वो कोलाइड होगा। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो दूध। दूध जो है वो क्या करेगा? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो दूध यहाँ पे हो गया ये तुम्हारा, ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा दूध। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो अधिक आरामदेह कौन होता है गर्मी के समय में? तो सूती वस्त्र क्या होता है? अधिक आरामदेह होता है। हम लोग सब जानते हैं सूती ज़्यादा आरामदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें
इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। तो इत्र का गंध क्या होता है, वायु में चारों ओर फैल जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रसरण। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रसरण। प्रसरण में क्या होता है, इत्र का गंध जो है वो चारों ओर क्या हो जाता है, फैल जाती है। निम्नलिखित में से कौन विलयन है, तो निम्नलिखित में से कौन विलयन है, तो इसमें क्या होगा, लवण क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। तो यहाँ पे लवण क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन हो जाएगा, कोयले का जलना। कोयला जो जलता है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का उबलना, लोहे का पिघलना, ये सब नहीं, लोहे का, कोयले का जो जलना है वो रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। द्रव में क्या निश्चित होता है, तो द्रव का क्या निश्चित होता है, तो द्रव का आयतन जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो द्रव का आयतन क्या होता है, वो निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। जो गैस है वो द्रव में परिवर्तन, जैसे पानी का भाप बन रहा है और फिर उसको हम लोग पानी बना दे रहे हैं भाप से, हाथ रखते हैं तो पानी बन जाता है, तो वो क्या होता है, संघनन के द्वारा ऐसा होता है। तो द्रव का गैस में बनना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर, ये संघनन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ यहाँ पे क्या है, जल। उसमें कुछ नहीं मिला हुआ रहता है, दूध में भी मिक्स रहता है, रक्त में भी मिक्स रहता है, तो यहाँ पे जल क्या होगा, शुद्ध पदार्थ होगा। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं तो क्या होगा, विलंब से सूखेंगे। आर्द्र वायु है, वहाँ पे नमी है, तो वो क्या होगा, देर से सूखेगा। जीवन की ये क्या है, मौलिक इकाई क्या है, तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है यहाँ पे, तो कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है, तो पादप कोशिका का जो होता है वो कोशिका भित्ति जो होता है वो क्या रहता है, निर्जीव रहता है। कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कार्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, सुबरीन पाया जाता है। कार्क कोशिकाओं में सुबरीन पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है, तो पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है, तो शीर्षस्थ विभज्यो, ये क्या होगा, विभज्योतक के द्वारा। ठीक है, तो शीर्षक विभज्योतक के द्वारा। जाइलम ऑफ फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है, तो जाइलम ऑफ फ्लोएम क्या है, संवहन ऊतक है। ये क्या करता है कि एक जल को ले जाता है, एक जो है वो बना हुआ खाना को भेजता है, तो ये जाइलम ऑफ फ्लोएम के ऊतक है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो क्या होता है, राइबोसोम में होता है। तारकाय पाया जाता है, तारकाय पाया जाता है कहाँ, कोशिका द्रव में, तो तारकाय जो है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है। रंगीन प्लास्टिडम को क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो रंगीन जो प्लास्टिडम जो होता है, प्लास्टिड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक विलय बनते हैं, तो वार्षिक विलय जो बनते हैं पौधों में क्या होता है, पार्श्व विभज्योतक के द्वारा। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, तो ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं, तो ट्रैकिड्स जो है वो जाइलम में पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स। किन कोशिकाओं में भित्ति लिग्मिन के कारण मोटी हो जाती है, तो भित्ति जो है लिग्मिन के कारण जो मोटी हो जाती है वो किस में होती है, दृढ़ ऊतक में होती है। जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा जाता है, तो जंतु जगत को कोशिकाओं के आधार पर जो होता है वो दो भागों में बांटा जाता है, प्रोटोजोआ और मीटाजोआ, प्रोटोजोआ और मीटाजोआ। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो तुम्हारा किया था, तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो क्या, किसने किया था, तो स्लाइडेन और ये स्वान ने किया था, स्लाइडेन और स्वान ने किया था। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने, दो अस्थि को हमको क्या करना है, आपस में अगर हमको जोड़ना है, तो दो अस्थि को अगर हमको आपस में जोड़ना है, तो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने के लिए जो ऊतक का नाम लिया जाता है, उस ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं, लीगामेंट। लीगामेंट जो है वो क्या होता है, दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, एक रेशेदार ऊतक होता है वो जोड़ता है। तो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले जो रेशेदार ऊतक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीगामेंट कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया 9th क्लास का साइंस का। अगला वीडियो में हम लोग 9th का जो स्कूल में मैथ का हुआ था एग्ज़ाम, उसको हम लोग ये करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सारा दिया हुआ है, सही से सब लोग कर लेना, क्योंकि फाइनल में फिर इसी से 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए सब लोग सही से इसको कर लेना। चलो ठीक है, सभी लोग चैनल को देखना, उसको सब्सक्राइब भी कर देना और आगे फॉरवर्ड भी करना, ठीक है।